बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जनाब स्पीकर, बजट पर बात करने से पहले मैं एक अहम और तारीखी पेशरफ्त का जिक्र करना चाहता हूं। आज हमारे खित्ते और पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अमन का मुआहिदा पर दस्तखत हुई है, वो इस बात का सबूत है कि गुफ्तगू जंग से बेहतर होती है और डिप्लोमेसी टकरार से ज़्यादा ताकतवर होती है। मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने हमेशा अमन, जमहूरियत और मुस्तहकम खित्ते की खिदमत की है। और मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी क़ियादत, उनकी पेशवराना सलाहियत और वतन की दिफा के लिए उनकी खिदमत ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग की कीमत को अच्छी तरह जानता है। हमने अपने शहीदों का लहू दिया है, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, हमने बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल की मुआशी असरात बर्दाश्त किया है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा अमन का परचम बुलंद करता है, क्योंकि अमन सिर्फ एक इखलाकी ज़रूरत नहीं, अमन एक मुआशी ज़रूरत भी है। जब जंग रुकती है तो तजारत बढ़ती है, जब खित्ते में इस्तेकाम आता है तो सरमायाकारी आती है, जब अमन होता है तो नौजवानों को रोज़गार मिलता है, जब अमन होता है तो मुल्क तरक्की करता है। और जनाब स्पीकर, कौमें सिर्फ हथियारों की ताकत से अजीम नहीं बनती, कौमें उस वक्त अजीम बनती है जब वो अपने अवाम को उम्मीद देती है, नौजवानों को मौका देती है, मजदूरों को इज्जत देती है और गरीबों को सहारा देती है। आज जब दुनिया अमन की तरफ कदम बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ कदम बढ़ाना होगा। इसी जज्बे, इसी उम्मीद और इसी कौमी मकसद के साथ मैं बजट पाकिस्तान पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि हमारे खित्ते अभी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हुआ। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की कोशिशें के बावजूद ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान से मुतालिक सिक्योरिटी चैलेंजेस अब भी हमारे सामने हैं। मशरकी सरहद पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और बैरूने मुल्क की जो कुव्वतें हैं वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे हालात में कौमों के इम्तिहान होता है और मुझे ये कहने में फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान ने इस चैलेंज की जवाब सियासी इत्तफाक और जमहूरी रवैया के ज़रिए दिए हैं। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर ये फैसला किया है कि दिफा और कौमी सलामती के मुतालिक गैर मामूली ज़रूरियात का बोझ मुश्तरका तौर पर उठाया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि ये फैसला किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका से नहीं बल्कि आइन के दायरे में रहते हुए किए गए हैं। ये आइन की आर्टिकल 164 के तहत ग्रांट्स के जरिए अंजाम दिए गए हैं। पाकिस्तान की आइन सूबों को और वफाक को ये इख्तियार देते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किसी टॉपिक पे खर्च करना है
जो अपने डोमेन के अंदर नहीं आता, चाहे वो वफाक के डोमेन में अंदर ना आए या सूबाई डोमेन में अंदर ना आए, तो हम इसी आइन की आर्टिकल के तहत ग्रांट दे के सूबे वफाक को ग्रांट दे सकते हैं और वफाक सूबे को ग्रांट दे सकते हैं। तो इस मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए जब इस बजट सेशन शुरू होने से पहले हमारे मीडिया के दोस्तों ने काफ़ी अफवाहें फैलाए थे कि पता नहीं 18वीं तरमीम ख़त्म किया जाएगा, पता नहीं सूबे के जो माली वसाइल है, जो उनके माली वसाइल को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है 18वीं तरमीम के ज़रिए, उसको ख़त्म किया जाएगा। शायद एक ऐसा नया NSC ले आया जाएगा जो उस आइन के दायरे के से बाहर हो। ये बात चली थी कि शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म किया जाएगा, और अजीब बात है जनाब स्पीकर, में किन का जिक्र करूँ, मगर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का, वज़ीर ख़ज़ाना का, वज़ीर आज़म के पूरा टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे तरफ से नुमाइंदे थे और हुकूमत के साथ इंगेज थे, कि हमने सियासी इत्तफ़ाक़ की राय से, एक पॉलिटिकल कंसेंसस से एक ऐसा आइनी और जमहूरी हल निकाला जहाँ कौम की कौमी सलामती की ज़रूरियात भी पूरा हो और सूबे की कम से कम शिकायत हो। हमने हुकूमत के साथ ये तय किया है कि सूबा सिंध और बाकी सूबे इस कौमी दिफा के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशंस देंगे। साथ साथ वफाकी हुकूमत ने हमसे ये वादे किए हैं कि जो सूबे का माली वसाइल NFC 7 के तहत उनको मिलना है, उस NFC अवार्ड को, उन माली वसाइल को महफूज रखा गया है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना जाएगा। और इसके अलावा ये जो अमाउंट हम 2-3 साल के लिए ये जो अरेंजमेंट हुए हैं, इसके अलावा वफाकी हुकूमत सूबे से मज़ीद मदद किसी और मद में दरख्वास्त नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कामयाबी है, और मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि सूबों का NFC हिस्सा महफूज है, और इस फैसले के अलावा सूबाई हुकूमतों से किसी मज़ीद हिस्से या कुर्बानी का मुतालबा नहीं किया जाएगा। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ माली इंतज़ामी नहीं, ये पाकिस्तान की सियासत की कामयाबी है। ये इस बात का सबूत है कि जब कौमी मफाद दाव पर हो तो जमहूरी इदारे, सियासी जमातें और फेडरेशन की तमाम हिस्से मिलकर फैसले कर सकते हैं। आज की दुनिया में कौमों की ताकत सिर्फ उनके हथियारों से नहीं मानी जाती हैं। कौमों का असल ताकत उनकी वहादत, उनकी आइन और उनकी सियासी यकजहती में होती है। और मुझे खुशी है कि इस मौके पर पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर ये साबित कर दिया है। हम इसी अंदाज के साथ, इसी सियासी इत्तफाक राय के साथ मिल के मुल्क के सामने जो तमाम मसले हैं, जो तमाम खतरे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम मिल के इसी अंदाज में उन मसले का मुकाबला करें तो पाकिस्तान हर मुश्किल का ना सिर्फ सामना कर सकता है मगर इनका हल निकाला जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जनाब स्पीकर, में साथ साथ एक दो चीज़ें के निशानदाही ज़रूर करना चाहूँगा। एक पाकिस्तान में एक प्रश्न काफ़ी देर से बनता आ रहा है कि सूबों के पास 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के बाद
हमारे पास मुआशी फिस्कल स्पेस है और वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। मैं एक तो ये वाज़ेह कहना चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत का मुआशी मुश्किलात है, मगर सूबाई हुकूमतों का भी मुआशी मुश्किलात मौजूद है। पख्तूनख्वा से लेके पंजाब तक, पंजाब से लेके बलूचिस्तान और सूबा सिंध तक हमारे मुआशी मुश्किलात हैं। 18वीं तरमीम और NFC 7 के तहत आपने सूबे को ज्यादा जिम्मेदारियां दी हैं और वादा किया कि उन जिम्मेदारी को उठाने के लिए मजीद वसाइल भी दिया जाएगा। और जहां तक 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड तारीखी कामयाबियां थे और आईनी कामयाबियां हैं, साथ साथ ये भी हकीकत है कि 18वीं तरमीम के बावजूद, NFC अवार्ड 7 के बावजूद आज तक किसी सूबा को अपना शेयर नहीं दिया गया है। आईन आपको यह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, मगर हर दौर में एक ऐसा मुश्किल सामने आया है और इस मुश्किल का मुकाबला करने के लिए सूबाई हुकूमतों ने बार बार कुर्बानी दिया है और आज भी दे रहा है। सबसे पहले जब 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सैलाब आया था, तो हमने उस सैलाब का मुकाबला करने के लिए वक्ती तौर पे पेट्रोलियम लेवी इंट्रोड्यूस करवाया। और इस पेट्रोलियम लेवी का मकसद ही ये था कि हम उस वक्ती तौर पे माली बंदोबस्त करें कि हम सैलाब का मुतासरीन को मदद कर सके। और ये पेट्रोलियम लेवी 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड की खिलाफ वर्जी है। इसलिए वो पेट्रोलियम लेवी का पैसा, वो टैक्स जो जमा किया जाता है, इसके बजाय कि वो NFC फॉर्मूला के तहत सूबे में और वफाक में बांटा जाए, 100% उसका रकम वफाक जमा कर देता है। और वो सैलाब 2010 का, 2011 का, आज 2026 है, आज तक वो पेट्रोलियम लेवी कलेक्ट किया जा रहा है और आज तक सूबों को अपना हिस्सा पेट्रोलियम लेवी से, गैस लेवी से, मुख्तलिफ लेवीज जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, उनको नहीं दिया जा रहा है। उनको अपना वसाइल से, अपने हक से महरूम रखा जा रहा है। इसके बाद IMF प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान की मीशत को बचाने के लिए, हमें डिफॉल्ट से बचाने के लिए सूबाई हुकूमतों ने एक और कुर्बानी दिया है जनाब स्पीकर, जो हम साल साल देते हैं। हर सूबाई हुकूमत से यह कहा जाता है कि आप अपना बजट में सरप्लस दिखाएं, और उस सरप्लस का मतलब है कि वो पैसा तो हम अपने अवाम पे खर्च नहीं कर सकते। हर साल सूबाई हुकूमतों से यह कहा जाता है कि सरप्लस दिखाएं। सूबा पंजाब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कुर्बानी है इस सूरत में, जहां आई थिंक पिछले साल 700 अरब रुपया सरप्लस में दिखाया गया और इस साल 900 अरब रुपया सरप्लस में दिखाया गया। वो पैसा है जनाब स्पीकर जो सूबा पंजाब का हक है, सूबा पंजाब के अवाम के हक है, जो मुल्तान पे खर्च किया जा सकता है, जो DJ खान में खर्च किया जा सकता है, जो गुजर खान में खर्च किया जा सकता है। मगर कौमी मफाद के लिए, कौमी मुआशी मफाद के लिए, ताकि आप इस IMF प्रोग्राम को पूरा कर सके, मुल्क की मईशत को बचाने के लिए सूबाई हुकूमत तो ये कुर्बानी दे रहे हैं, सूबे में रहने वाले अवाम ये कुर्बानी दे रहे हैं और वफाक को ये पैसा दे रहा है। सूबा सिंध का पिछले साल तकरीबन 300 अरब और इस साल तकरीबन 400 अरब, ये वो पैसा है जो अगर सरप्लस में IMF की सूरत में नहीं डाला जा रहा था तो फिर ये लियारी में खर्च होता, ये कुरंगी में खर्च होता, ये लड़काना में खर्च होता, ये नवाबशाह में खर्च होता जनाब स्पीकर। इसी तरीके से सूबा पख्तूनख्वा के अपने मुश्किलात हैं, वो ना सिर्फ सरप्लस दिखा रहे हैं, कबायली इलाके जम हुए हैं पख्तूनख्वा में, वो गिना नहीं जाते। पख्तूनख्वा में जो
उन साबिक कबायली इलाके से हमने वादे किए कि हम इनको कितना दहशतगर्दी के मुकाबले और फतह करने के बाद जिस अंदाज से हमने वहां डेवलपमेंट करना था, दोनों सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत इसमें नाकाम रहे हैं कि हम वो वादे पे पूरा उतरे। हम ना सरप्लस की सूरत में पैसा मांग रहे हैं, वसाइल से तरीके से दे नहीं रहे हैं, और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर इस बजट में हम नाकाम रहे हैं कि हम जो कबायली इलाकों को टैक्स रिलीफ दिया जाता था वो 2026 में एक्सपायर हो रहा है और हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सके। और बलूचिस्तान के जो मुआशी मुश्किलात है वो आपके सामने हैं। तो आज जब मुल्क मुश्किल में है, जब इजराइल और ईरान का जो इजराइल और इंडिया का नेक्सस पाकिस्तान को नुकसान हर सूरत में पहुंचाना चाहता है, वो दहशतगर्दी के सूरत में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मसले पैदा हुए हैं उसकी सूरत में हमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमने सब ये कंसेंसस पैदा किया। तमाम सूबों ने ये तय किया है कि हम अपने कौमी मुफाद के लिए इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम पे ये कुर्बानी, ये कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। और ये कंट्रीब्यूशन हुकूमत और उनके इत्तेहादी सिर्फ नहीं, सबसे अहम बात है कि सूबा पख्तूनख्वा जो हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात चला रहे हैं, उन्होंने भी अपना सियासी या अपने मसले को एक तरफ रख के ये फैसला किया है कि कौमी मुफाद के लिए हम इस कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा डालेंगे। और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे पीटीआई का इस फैसला को ना सिर्फ वेलकम करना चाह रहा हूं, मगर अगर पीटीआई ने और हमारे ऑपोजिशन के इत्तेहादियों ने इसी किस्म की अपना तरीक़ाकार अपनाया, इसी किस्म की सियासत करते रहें, जहां सियासी इख्तिलाफात होता है, जैसे आपका नुक्ता नज़र अलग हो सकता है, हमारा और हुकूमत का अलग हो सकता है, लेकिन अगर कौमी मुफाद पे हम इसी अंदाज में काम करते रहे जनाब स्पीकर, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, जबकि हमने वक्ती तौर पे और इन मुश्किल हालात में ऐसे फैसले निकाले हैं, दीज आर नॉन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। वफाकी हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को मिल के जब ये बजट पास होता है, आपस में एक कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा एक प्लान निकाले जो लॉन्ग टर्म हो, जो सस्टेनेबल हो, जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिल के ग्रोथ ओरिएंटेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करें, ताकि हम मुल्क में ऐसे तरक्की लेकर आए, मुल्क में ऐसे मुआशी तरक्की हो जिस पे कंट्रीब्यूशंस देने के बजाय हमारा मईशत इतना तरक्की कर रहे हो कि अपने तमाम डेवलपमेंट की ज़रूरियात पूरा कर सके, तमाम कौमी दफा का ज़रूरियात भी पूरा कर सके। इसी सिलसिले में जनाब स्पीकर, इसी कॉन्वर्सेशन में एक बहुत से डिबेट्स छेड़े गए हैं और मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं हर एक टॉपिक का दिफा करूं और अपना वर्जन दे दूं, मगर ऐसा एक अहम टॉपिक है जनाब स्पीकर जिसका मैंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिफेंड करना है। और वो इसलिए कि जिस अंदाज से और जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को टारगेट किया गया है, ये अफसोसनाक है और ये शर्मनाक है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हक में 4 बुनियादी दलालें पेश करना चाहता हूं। पहली आर्ग्यूमेंट ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम काम करता है, ये आलमी दुनिया मानती है, आलमी इदारे मानते हैं, IMF से लेके वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स मौजूद है कि ये इदारा काम कर रहे हैं। ये आपसे ये नहीं कहते कि इसको कैसे कट किया जाएगा, ये आपसे नहीं कहते कि इसको कैसे महदूद किया जाएगा। आलमी दुनिया आपसे ये कह रही है कि ये आपका कामयाब मंसूबा है, ये पाकिस्तान में एक ऐसा मिसाली ऐसे मंसूबा है
जो पसमानदा तबका को, गरीब तबकों को माली मदद और मुआशी तौर पे सपोर्ट किया जा रहा है, मगर इसमें ये नाकाफी है, इसमें इजाफा होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर सही मानों में गुर्बत का मुकाबला करना है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म नहीं, भराना चाहिए। और मैं हुकूमत का और वजीर खास तौर पे वजीर आज़म साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस किस्म के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ जो बातें चले हैं, उसके बजाय, उसके बावजूद हुकूमत ने यह फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम काम करता है, यह कोई नारा नहीं है, यह हकीकत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाखों घरानों की मदद की है। इसने गरीब बच्चों को स्कूल में रखा है, माँ और बच्चों की सेहत बेहतर की है और मुश्किल वक्त में गरीबों को सहारा दिया है। कोविड से लेके सैलाब तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सबसे मुयस्सर जरिए साबित हुआ है, पाकिस्तान का सबसे मुयस्सर जरिया साबित हुआ है जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाए। दूसरा दलाइल ये है जनाब स्पीकर कि ये इंसानियत भी है और इस्लाम भी है। हमारी दीन हमें सिखाती है कि गरीब, यतीम, बेवा और ज़रूरतमंद का ख्याल रखो। हमारा नबी ने फरमाया है कि जन्नत माँ की कदमों तले है। जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किसी माँ को अपने बच्चों को खाना खिलाने, तालीम दिलाने और बेहतर मुस्तकबिल दिलाने में मदद करता है तो ये सिर्फ पॉलिसी नहीं होती, ये हमारी दीन और इखलाकी जिम्मेदारी होती है जनाब स्पीकर। तीसरी दलाइल जनाब स्पीकर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अच्छी मईशत है। कुछ लोग कहते हैं कि दौलत ऊपर से नीचे आती है, मैं कहता हूं कि तरक्की नीचे से ऊपर जाती है जनाब स्पीकर। जब एक गरीब घराना को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम मिलती है, वो इस पैसे को बैंक लॉकर में नहीं रखता, वो आटा खरीदता है, दवा खरीदता है, बच्चों के लिए किताबें खरीदता है, दुकानदार कमाता है, किसान कमाता है, ट्रांसपोर्ट वाला कमाता है, छोटा कारोबार चलता है, पैसा मईशत में घूमती है और रोजगार पैदा करते हैं। गरीब दौलत जमा नहीं करती, वो दौलत को मईशत में वापस दिलाते हैं। इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ एक वेलफेयर प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक मुआशी प्रोग्राम भी है जनाब स्पीकर। और चौथा दलाइल जनाब स्पीकर, यकीन माने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक कौमी सलामती का प्रोग्राम भी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है, इंसर्जेंसी का मुकाबला कर रहा है, मजहबी इंतहा पसंदी से लेके अलैदगी परस्ती से तंजीमों का मुकाबला कर रहा है, जो हम जानते हैं कि फॉरेन बैक्ड है। हम जानते हैं कि आलमी दुनिया की ताकत, आलमी दुनिया के पैसे इन तंजीमें, इन दहशतगर्दों के पीछे हैं। और जनाब स्पीकर, ये दुनिया भर में हर फौज को ये पता है कि आप किसी भी इंसर्जेंसी का मुकाबला हथियारों के साथ अकेला नहीं कर सकते। अगर आपने इंसर्जेंसी का मुकाबला करना है, अगर आपने मिलिटेंसी का मुकाबला करना है, अगर आपने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, तो यू हैव टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स। ये दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट माना जाता है जनाब स्पीकर, किसी मुल्क की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं होती। किसी मुल्क की असल ताकत उसकी लोगों की एतमाद होता है। जब रियासत मुश्किल वक्त में अपने शहरी के साथ खड़ी होती है तो लोगों को पाकिस्तान पर यकीन मजबूत होता है। इंतहा पसंदी, नुमाइंदी और बेचैनी का मुकाबला सिर्फ कुव्वत से नहीं होता, दिल और दिमाग से जीता जाता है जनाब स्पीकर। जब एक माँ को महसूस होता है कि पाकिस्तान उसके साथ दे रहा है, जब एक बच्चे को तालीम मिलती है, जब एक घराना मुश्किल वक्त में संभाला जाता है, तो पाकिस्तान एक और दिल जीत लेता है।
और जनाब स्पीकर, जो कौम अपने लोगों के दिल जीत लेती है उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इसलिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ गुर्बत कम करने का प्रोग्राम नहीं, ये इंसानियत का प्रोग्राम है, ये मईशत का प्रोग्राम है और ये कौमी सलामती का प्रोग्राम है। और सबसे भरकर ये पाकिस्तान और उसके अवाम के दरमियान एक मजबूत रिश्ता का प्रोग्राम है। जनाब स्पीकर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दिफा कोई और करे ना करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला करते रहेगी। और इसी अंदाज में जनाब स्पीकर, हमारे नजर में पाकिस्तान की मईशत सिर्फ तब तरक्की करेगा जब इसी पॉलिसी को, इसी माइंडसेट को, इसी नजरिया को हमारा पूरा मईशत में अपनाया जाए। जब हुकूमत और मुआशरत पे फैसले करने वाले तमाम लोग ये तय करें कि पाकिस्तान में मईशत तब तक तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान की मईशत तब तक नहीं तरक्की करेगा जब तक पसमानदा तबकात तरक्की ना करे, जब तक कमजोर तबकात तरक्की ना करे। ये सोच कि अमीर अमीर तर होते रहे, गरीब गरीब तर होते रहे और हम इस कॉन्सेप्ट को, इस मुआशी डेवलपमेंट को तरक्की का नाम दे, ये नाइंसाफी होगा जनाब स्पीकर। पाकिस्तान की ज़राअत तब तरक्की करता है, पाकिस्तान की ज़राए मईशत तब तरक्की करता है जब मेरे और आप जैसे बड़े बड़े ज़मींदार तरक्की करते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि पाकिस्तान की ज़राए मईशत तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की ज़राअत तब तरक्की करता है जब पाकिस्तान का किसान तरक्की करता है। वैसे ही जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत तब सिर्फ तरक्की नहीं करता जब मिल मालिकान तरक्की करता है। पाकिस्तान की मईशत असल मानों में तरक्की करेगा जब मजदूरों को, मेहनत कशर को, उनको मेहनत का सिला दिया जाता है जनाब स्पीकर। पाकिस्तान की मईशत तरक्की का मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ अमीर कितना मजीद अमीर हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की का मतलब ये है कि पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके दिए गए हैं। और जनाब स्पीकर, अगर हम ये कॉन्सेप्ट अपनाया जाए तो खास तौर पे इस दौर में जहां इस वक्त मुआशी मुश्किलात के बावजूद मौके भी नजर आ रहे हैं, अगर पूरा हुकूमत ये तय करे और फैसला करे कि ये मुआशी तरक्की का फायदा हम सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम को दिलवाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलवाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान का पसमानदा तबका, पसमानदे इलाके को रिलीफ पहुंचाएंगे, तो मैं ये आपसे दावे से कह सकता हूं कि पूरा पाकिस्तान जनाब स्पीकर तरक्की करेगा। मुझे इसी कॉन्सेप्ट में, मैं जब वज़ीर ख़ारजा था तो मैं किसी दूसरा मुल्क का वज़ीर आज़म से बात कर रहा था और पाकिस्तान का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैं बहुत तारीफ़ कर रहा था कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर इंट्रोड्यूस होने के बाद पाकिस्तान में ऐसे सड़कें बने हैं, पाकिस्तान का जो हमारा गवादर पोर्ट है उसका तरक्की का जब सही मानों में वो चलेगा तो जो तरक्की के दरवाजे हैं पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर वो इस अंदाज से खुल जाएगा। और ACC पैक के तहत हमने तो लाहौर में ऑरेंज ट्रेन भी बना दिया, बहुत से ऐसे मंसूबे, बिजली घर एसेट्रा एसेट्रा। तो वो मुल्क का वज़ीर ख़ारजा थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया कि इस CPEC में आपका पहला ईस्टर्न रूट नहीं था, फिर वो वेस्टर्न रूट जो कि जिस पे हमने जो काम कर रहा था, मान लिया हाँ बिल्कुल सही, पहले ईस्टर्न रूट होता था और ये फैसला किया गया कि वेस्टर्न रूट को तरजीह दिया जाएगा। तो फिर उस पे उन्होंने तबसरा किया कि जबकि आपने अपना वेस्टर्न रूट पे काम किया और पाकिस्तान में पहले से जो तरक्की याफ्ता इलाके हैं उसमें मजीद तरक्की लेकर आए, अगर आप इसके बजाय पहले ईस्टर्न रूट पे काम करते तो पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान और पसमानदा तबके जो वैसे दहशतगर्दी से मुतासर है, आप तरक्की वहां भी लेकर आते हैं। और अगर वहां भी तरक्की होता और उसके बाद आप
वेस्टर्न लूट पे लेकर आते हैं तो आपको इस अंदाज में मुआशी फायदा मिलना था, आपको नहीं मिला। वो सुन गया। फिर उसने ये कहा कि आपने ये फला फला एनर्जी प्लांट के लिए, फला फला ट्रेन के लिए कितना कर्ज लिया? काफी ज्यादा कर्ज लिया। तो अगेन उसी मुल्क का वजीर खारजा ने मुझसे कहा कि काश अगर आप वो कर्ज लेके ग्वादर पोर्ट को उस अंदाज में उस वक्त डेवलप करते तो आज आप पाकिस्तान के हर शहर को ऑरेंज ट्राइन दिलवा सकते थे, कर्ज पे नहीं, अपने पैसों। तो जनाब स्पीकर, ये कहानी बताने का मकसद ये है कि हमने अपने पॉलिसीज को इस अंदाज में बताना चाहिए जहां हम तरक्की और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट फोकस करें पसमानदा इलाकों में। हम ऐसे ग्रोथ ओरिएंटेटेड मंसूबे लेकर आए जो पाकिस्तान की मईशत को फायदा दिया जाए, ताकि हम कर्ज लेने के बजाय, और इस वक्त पाकिस्तान कर्ज पे चल रहा है, हम अपना वफाकी बजट कर्ज पे चलाते हैं, हम कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लेते हैं। मगर अगर हम ग्रोथ ओरिएंटेटेड अप्रोच ले तो हम ये कर्ज का बोझ भी का मुकाबला भी कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान की तरक्की आज तक किसी चंद इलाके तक महदूद है, कराची से लेके लाहौर तक और बाकी जो तरक्की याफ्ता शहरें हैं वहां तक महदूद है, अगर हम ब्रॉड बेस्ड अप्रोच ले तो हम ये तरक्की इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की हर गांव में, हर शहर में पहुंचा सकते हैं, और वो दिन दूर नहीं जनाब स्पीकर जब हम पहुंचाएंगे। पाकिस्तान का जो मुआशी मुश्किलात है वो अपनी जगह। मैं अब जनाब स्पीकर इस मौका का फ़ायदा लेते हुए गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात करना चाहूँगा, और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को शुक्रिया कहना चाह रहा हूँ कि जिस अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़े लीड के साथ 11 नशिस्तें दिलवाएं, गिलगित बल्तिस्तान के हर डिवीजन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को मुंतखब करवाए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो उनका 3 नस्लों का रिश्ता है, इन्होंने इस इलेक्शन में मुझे और आसफा बीबी को ये दिखाए हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों के दरमियान जो अवाम बस्ती है, जो रहते हैं, वो आज तक कायदे अवाम से किसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमात के साथ वफा। जनाब स्पीकर, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मेरे ख्याल में, और कोई माइंड ना करे, पूरे पाकिस्तान में किसी और इलाका से आप मुकाबला करें, सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। ये वो कौम है जनाब स्पीकर जिन्होंने अपना आजादी का बंदोबस्त किया। इन्होंने खुद डोगरा राज से लड़के जीत के आजादी हासिल की, तो कराची पहुंच के कहा हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, और हमने इनके साथ किया क्या जनाब स्पीकर? हमारे लिए तो मुश्किल होता पाकिस्तान की फौज को उन जमानों में इन पहाड़ों और ग्लेशियर्स में पहुंचा के आजादी के लिए जंग लड़ना। हमें ये करने की जरूरत ही नहीं था, उन्होंने खुद अपना आजादी की बंदोबस्त की। हमने इनको इसका जवाब में क्या दिया जनाब स्पीकर? FCR का निजाम। एक तहसीलदार को डोगरा राज से आजादी और तहसीलदार को गुलाम बना दिया हमने इनको। और फिर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आया था जनाब स्पीकर, वो FCR का निज़ाम का खात्मा किया, जहांगीरदारी निज़ाम का खात्मा किया, ये डोगरा राज और उनका जो
रॉयलिस्ट वाला निज़ाम है उसका खात्मा किया है, और सब्सिडी दिलाए एक्सेट्रा। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का रिश्ता का बुनियाद रखा गया। और कायदे अवाम के दौर के बाद जनाब स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लावारिस थे, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको सियासी हुकूक दिए, उनकी सियासी बुनियादों पे सियासत करने की इजाज़त दी गई, सियासी जमातों को सियासत करने की इजाज़त दी गई, और उनके हुकूक का जो जदोजहद है उनको एक आगे लेके गए। उसके बाद जनाब स्पीकर सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बना, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही दौर था जहां हमने गिलगित बल्तिस्तान का शनाख्त दिया, गिलगित बल्तिस्तान को नाम दिया। मैंने तो इलेक्शन कैंपेन में कहा है कि सदर जरदारी ने एक आसफा भुट्टो जरदारी का नाम रखा है, एक गिलगित बल्तिस्तान का नाम रखा है, और एक मेरा पुख्तूनख्वा का नाम रखा है। ना सिर्फ शनाख्त की जनाब स्पीकर, ना सिर्फ शनाख्त की मगर इंतजामी सूबा दिया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये असेंबली, और जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक को जद्दोजहद है वो आगे लेके गए। अब मैं गिलगित बल्तिस्तान से होकर आया हूं जनाब स्पीकर, और मैंने भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से वादा किया है, और इसी तारीख की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुझ पे, मेरे जमात पे एतमाद किया है। और मेरा मंशूर जनाब स्पीकर ये था कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से ये वादा किया कि इनकी जो हक हाकमियत के बारे में, हक मलकियत के बारे में और हक रोजगार के बारे में हुकूक है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनके लिए जिद्दोजहद करूंगा और उनको ये हुकूक दिलवाऊंगा। और जो मेरे जमात और कश्मीर कॉज के साथ जो ताल्लुक है वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, हमारा तारीखी ताल्लुकात है। मैं इस मुल्क का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारजा भी रहा हूँ। मैं मुल्क की जो ख़ारजा सतह पर मुश्किलात है उनको भी जानता हूँ। ये सारे तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जनाब स्पीकर, मैं इस असेंबली से पूछना चाहूँगा कि वो लोग जिन्होंने दोगरा से आज़ादी हासिल कर ली, उनको हम कब तक इस हक से महरूम रखेंगे कि वो मेरे साथ इस हाउस में बैठे? हम कब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके अपने आईनी हकूक से महरूम रखेंगे? हम कब तक ये कहेंगे कि आप गिलगित से ताल्लुक रखे, या अस्तौर से ताल्लुक रखे, या स्कर्दू से ताल्लुक रखे, या खपलू से ताल्लुक रखे, या खरमंग से ताल्लुक रखे, या गिजर से ताल्लुक रखे, या गांसे से ताल्लुक रखे? अगर आपने बजट पे बात करना है, आप सड़कों पे जाके बात करें, आप अपने अधूरी सूबाई असेंबली में जाके बात करें, मगर आप यहाँ आके अपने मुस्तकबिल के फैसले अपने हाथों से, अपने वोट से खुद नहीं कर सकते। ये इस मौजू पे बहस होना चाहिए जनाब स्पीकर। तरीक़ेकार मौजूद है, तरीक़ेकार मौजूद है जहां आप अपना बैनुल-अक़वामी सतह पर जो कौमी मुफाद है उस पर कोई नुकसान करने की जरूरत नहीं। आप इसको अबूरी के, इनको आप अबूरी तौर पे ये इजाजत दे कि उनके एमएनएज आके इस हाउस में बैठे, उनके सेनेटर्स आके, वैसे कादर भाई का इतना अलग ख्याल है सेनेटर साहिबान के बारे में, मगर उनका भी सेनेटर मुंतखब करने का हक है, वो अपने फैसले करे, वो आके इस हाउस में बैठे और हम ये लिखे कि ये इंटरम डिसीजन है। जब तक हमारा प्लेबिसाइड पे वोट नहीं होता तब तक मेरा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है इस हाउस से, सियासी जमातों से, मुल्क के इदारों से कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का इस मुतालबा पे गौर करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश ये होगी कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हक हाकमियत को यकीनी बनाने के लिए ये जद्दोजहद को आगे लेके जाए और इन मौजू पे कौमी सतह पे इत्तफाक राय पैदा किया जाए। जनाब स्पीकर, मैं गिलगित बल्तिस्तान के
इलेक्शन कैंपेन मुकम्मल ही कर रहा था, और जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल उनमें कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो गए जिससे पूरा पाकिस्तान को जरूर तशवीश होगा, हर कश्मीरी को भी। और हम सब जानते हैं जनाब स्पीकर, ये कोई दकी छुपी बात नहीं है, ये ईरान इजराइल जंग शुरू होने से पहले, एक दिन शुरू होने से पहले नेतन्याहू का मेहमान कौन था? वही मोदी था जो ऑपरेशन सिंदूर 222 का रट लगाया हुआ बैठा है। और ये इजराइल इंडिया नेक्सस जो पाकिस्तान में कर रहा है वो भी आपके सामने है। बलूचिस्तान में जो हमारा जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है वो हर पाकिस्तानी जानता है। हर पाकिस्तानी ने यह भी देखा कि कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में पकड़ा गया, एक रॉ का एजेंट बलूचिस्तान में पकड़ा गया। वो पिकनिक के लिए तो नहीं आया था जनाब स्पीकर। सारे पाकिस्तान ने यह देखा जब पूरी मुस्लिम उम्मा इजराइल और अमेरिका के जंग के खिलाफ थे, उनका मजम्मत कर रहे थे। कुछ ऐसे अजीब अलहदगी परस्त कौम, सो कॉल्ड कौम परस्त तंजीमें बलूचिस्तान में मौजूद है जो इस हमला को, इजराइल और अमेरिका का हमला ईरान पे, उसका वेलकम कर रहे थे, उसका खुशामदीद कह रहे थे जनाब स्पीकर। यही इजराइल और इंडियन नेक्सस, आपको मालूम है कि मकबूजा कश्मीर में जब इजराइल की IDF थक जाते हैं अपना जेनोसाइड करते हुए, बच्चों का कत्ल करते हुए, वो आके अपने छुट्टियां कहां मनाते हैं जनाब स्पीकर? मकबूजा कश्मीर में मनाया जाता है जनाब स्पीकर। वहां वो अपना इंडियन काउंटरपार्ट्स के साथ होते हैं। मकबूजा कश्मीर में और क्या किया जाता है जनाब स्पीकर? ये हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दोनों साथ करते हैं। तो आप ये ना समझे कि पाकिस्तान में मजीद मसाइल पैदा करने ये माहिदा पैदा हुआ है और अब जो है इजराइल और ईरान का, इजराइल का और इंडिया का जो नेक्सस है वो खामोश हो जाएगा। वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो आज भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि सियासी कुव्वतों को, सियासी जमातों का ये जिम्मेदारी है कि हम अपना अवाम के इस तरीके से नुमाइंदगी करें, अपने अवाम के मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें, सियासी मसाइल का सियासी मुकाबला इस अंदाज से किया करें कि पाकिस्तान में ऐसा फॉल्ट लाइन्स पैदा ना हो, और अगर फॉल्ट लाइन्स है उन फॉल्ट लाइन्स को एड्रेस करने की कोशिश करें ताकि बैरून मुल्क ताकतें हमारा इन फॉल्ट लाइन्स का फायदा ना उठा सके। हमने इसी अंदाज में जो आजाद कश्मीर में चैलेंज है उसका मुकाबला करना है। एक तो इस बात पे कोई दो राय नहीं है, चाहे आप आजाद कश्मीर का हुकूमत हो, वफाक पाकिस्तान हो या रियासत पाकिस्तान हो, ये बात तय है, इससे कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि अगर कोई कानून अपना हाथ में ले, कोई कानून अपना हाथ में ले के पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाए, पाकिस्तान के इदारे को निशाना बनाए, पाकिस्तान की पुलिस को, लोगों को निशाना बनाए, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, उनको कानून का दायरे में आके उनका जराइम का सामना करना पड़ेगा। साथ साथ जनाब स्पीकर, इस वक्त जब हम सब जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी स्पॉटलाइट पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की क़ियादत, वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल साहब के इतना बड़ा कामयाबी कि अपनी ईरान डील पे दस्तखत किया है, तो जितना आज इजराइल और ईरान का नेक्सस आपको नुकसान, इजराइल और इंडिया का नेक्सस आपको आज नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, वो शायद पहले इतना नुकसान आपको नहीं पहुंचाना चाह रहा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में जनाब स्पीकर, मैंने पहले भी बयान दिया, तो मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस से अपील करता हूं कि वो जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं
मैं जो तंजीम का बात भी नहीं, जो ये तंजीम हो या जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इस सूरत हाल में जो कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, वो ना सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो हमारा डिमांड है उन एहतजाज करने वालों से कि अब उठो, बस हो गया है। आप इस तरीके से पाकिस्तान को, कश्मीर कॉज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही हमको नुकसान पहुंचाने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। जनाब स्पीकर, मुझे 6 महीने मिले ये जो आज़ाद कश्मीर का हुकूमत था, और मैंने अपना हुकूमत को एक मैंडेट दिया, सिर्फ एक ही मैंडेट, कि आप जो मुआहिदा तय किया गया इस हुकूमत बनने से पहले, जब हुकूमत तय हो रहा था, ये लोग नहीं थे, लेकिन अब ये जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना है, मैंने उनको यही मैंडेट दिया कि आप ये मुआहिदा पे अमल दरामद करो, फिर इंतखाबात की तरफ चले जाए। और मैं वाज़े तौर पे क्लियरली कहना चाहूँगा कि 80% इस मुआहिदा मुकम्मल हुआ। जो 80% मुकम्मल हुआ, जो आज़ाद कश्मीर के अपने स्कोप था, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास अपना जो इख्तियार था कुछ करने के लिए, 100% वो चीज़ें मुकम्मल हुई। जो रहते हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चीज़ें होते हैं, उसमें चाहे आपको फंडिंग का चाहिए, वफाक से बात करना या अपना फंडिंग रेस करना की बात हो, या वो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अगर ना भी हुआ, मुझे अपना आज़ाद कश्मीर असेंबली में वो अक्सरियत नहीं है, मैंने दूसरे सियासी जमातों से इत्तफाक़ राय पैदा करके उन पॉइंट्स पे अमल दरामद करना। और इस सूरत में क्या जस्टिफिकेशन है कि इस अंदाज से और जिस तरीक़ेकार से ये एहतजाज किया जा रहा है, वो ना आप अपने मुतालबात को पूरा कर सकेंगे, आप कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर में मसले पैदा किए जा रहे हैं, उनके जो प्रोड्यूस है उन तक नहीं पहुंच सकता, उनका पेट्रोल उन तक नहीं पहुंच सकता, उनका खाने पीने के ज़रूरियात इस मौके में इस वक्त पूरा नहीं हो सकते। हमने कभी इनकार किया कि इनसे बात नहीं होगा? हमने कभी कहा है कि हम किसी वादा पे अमल दरामद नहीं करेंगे? तो मैं एक बार फिर जोर से कहता हूं कि उनके लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, अब उठे और खुद वो जो लोग जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, उनको आप पुलिस के सामने they'll have to surrender these individuals to the police in Azad Kashmir. Let the police take action. मैं नहीं चाहूंगा कि किसी ने, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, मैं नहीं चाहूंगा कि उनको कोई मसला हो या उनके लिए कोई मुश्किलात हो, लेकिन जिन्होंने जुर्म किया है, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ तो एक्शन होना पड़ेगा। इससे बेहतर कि हमें सब जबरदस्ती वहां पहुंच के वो एक्शन करवाना हो, इससे बेहतर ये होगा कि उससे पहले जो एहतजाज करने वाले हैं वो खुद अपने आप को उन अफराद से दूर करे, अलग करे, जो इंतहा पसंदी का सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है। अगर इस तरीके से आगे डेवलपमेंट्स होता है तो आई एम कॉन्फिडेंट कि हम सियासी अंदाज में, पुरअमन अंदाज में इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। अगर इस अंदाज से ये उठते हैं तो फिर अगर वो उठने के बाद ऐसा कोई दरख्वास्त देते हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कि जो उनके खिलाफ नोटिफिकेशन निकला है उस पर नज़रसानी हो, तो मैं फिर ज़रूर तमाम स्टेक होल्डर्स, आज़ाद कश्मीर वफाक के साथ मिलकर बात करके उस पर देखा जा सकता है। अगर ये इस तरीके से उठे, अगर वो अनकंडीशनली उठे, अपने जो लोग जिन्होंने ये कानून को अपने हाथ में लिया है उनको सरेंडर करते हैं, फिर पुरअमन तरीके से सियासी अंदाज से इन मसाइल का हल निकाला जा सकता है। ये सड़कों के बजाय आज़ाद कश्मीर में पार्लियामान के अंदर इन मसाइल का हल निकलना चाहिए। जहाँ तक उनके मुख्तलिफ मुतालबात है, एक ऐसा मुतालबा है जो मुतनाज़ा बन चुका है, और वो ये जो मुहाजिरीन की सीट्स हैं आज़ाद कश्मीर वाले, उनके बारे में न जनाब स्पीकर, मैं इस पे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि ये जो तंजीम बना है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ा है।
जो ये मकबूजा कश्मीर मुहाजिर सीट्स हैं, ये आपको पता कब? तो पिछले इलेक्शन में तो जनरल वो उसका फैज का दौर था और खान साहब का दौर में जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए, तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमने उस इलेक्शन कैंपेन में मेहनत की और हमने, जहां तक आज़ाद कश्मीर की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और अगर आज़ाद कश्मीर में ही इलेक्शंस होते और आज़ाद कश्मीर तक ही महदूद रखते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता अपना हुकूमत बनाने में। मगर यही मुहाजिरीन की सीट्स का तादाद इतना ज़्यादा था कि खान साहब ने फिर पंजाब के और पख्तूनख्वा के सीट्स मिला के, उधर के सीट्स मिला के हुकूमत बना दी। अब ये कहना कि कोई इलाका का ये ख्वाहिश है कि उनके मुस्तकबिल के फ़ैसले वो खुद करे और उनका मुस्तकबिल के फ़ैसले कहीं और से ना करे, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं जानता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान का कोई और सूबा नहीं है जो ये बर्दाश्त करता कि अगर बलूचिस्तान का इलेक्शंस हो रहा हो मगर आधा सीटें का फैसला या क्वार्टर सीटें का फैसला पाकिस्तान का कोई और सूबा में होता तो बलूचिस्तान से तो रिएक्शन आ जाता। अगर सूबा सिंध का सूबाई इलेक्शन हो रहा हो और उनका एक क्वार्टर सीट्स या आधा सीट्स का फैसला सूबा पंजाब करता तो एतराज़ ज़रूर होता। अगर पंजाब में सूबाई इलेक्शन हो रहा हो और वहाँ का आधा से ज़्यादा सीट्स सूबा सिंध में होते तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे इत्तेहादी इस बात पे इतना खुश होते। ये एक वाकई एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आपने जिद्दोजहद किया है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों करेंगे, प्लेबिसाइट होगा तो अपना मुस्तकबिल तय करेंगे। दुनिया भर में 1947 से लेके आज तक आलमी दुनिया में, पाकिस्तान भर में हम ये जिद्दोजहद करते आ रहे हैं हुकूक की बुनियाद पे, जमहूरियत के बुनियाद पे। और ये एक कॉम्प्लिकेशन तो ज़रूर है। अब इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से किसी का जान को, किसी का माल को, किसी का प्रॉपर्टी को तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें एक नॉर्मल अंदाज में इस पर डिबेट करना चाहिए। और आप ज़बरदस्ती मुझे कैसे कह सकते हैं कि इनको ख़त्म करें? बंदूक लेकर आके ये ज़ोर पे कैसे कह सकते हैं मुझे ख़त्म करें? मेरे पास इतना वोट्स है आज़ाद कश्मीर के असेंबली में, जब तक मैं वहाँ कंसेंसस नहीं बना सकता उस पर तरमीम नहीं लेकर आ सकते। हमने 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है 30 साल जद्दोजहद किया, 30 साल कि बहाल करो कायदे अवाम की आइन को बहाल करो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पूरी सियासी जिंदगी इसमें लगी। शहादत के बाद 18वीं तरमीम की सूरत में हमने कामयाबी हासिल की। ये लोग आके मुजफ्फराबाद में बैठ के शोर कोर करके धमकियां वमकियां देके ये समझते कि आइन बनते हैं। ऐसे तो नहीं होता है जनाब स्पीकर। हमें कन्विंस करना पड़ेगा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, हमें कन्विंस करना पड़ेगा मुस्लिम लीग को कि क्या होता है, व्हाट इज अप्रोप्रिएट कंसेंसस। हमारे जमात का राय ये है, मेरा जमात का नुक्ता नज़र ये है कि हम मुहाजिरीन का नुमाइंदगी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और मुहाजिरीन के वोट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए तैयार। एंड अगर इफ दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबडी एल्स, टू हेल विद देम। आई हैव अ पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग इज अ पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इज अ पॉलिटिकल पार्टी। हमारा हक है कि हम कहें ये मेरा राय है, जितना ही उनका हक है वो कहें कि उनका राय है। मेरा जो सजेशन है या मेरा पार्टी का जो नुक्ता नज़र है वो ये कि ये मुमकिन है कि ऐसे इत्तफाक़ी राय पैदा हो कि हम मुहाजिरीन के नुमाइंदगी पे भी और मुहाजिरीन की वोट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मगर इनका एतराज़ात दूर करें, कश्मीरियों का जायज़ एतराज़ात दूर करें कि कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ ये है कि हम उनके नुमाइंदगी को और उनका वोट को तहफ़्फ़ुज़ इस तरीके से दिलवाएं कि जो रिजर्व सीट्स है
ओवरसीज के हैं, माइनॉरिटीज के हैं, ख़वातीन के हैं, उसी अंदाज में जो मुहाजिरीन सीट्स है वो उसी रिजर्व के रेशियो के मुताबिक उस पर फैसला किया जाए। जो इलेक्शंस आज़ाद कश्मीर के इलाके में होते हैं उस बुनियाद पे आपको रिजर्व सीट्स मुहाजिरीन की नुमाइंदगी को यकीन दहानी दिलाने के लिए दिया जाए। साथ साथ इस बात को इंश्योर करना है कि मुहाजिरीन को वोट का हक भी दिया जाए। तो उसी अंदाज में जनाब स्पीकर, कि मैं जानता हूं कि आप ज्यादा टाइम वैसे ही कराची और इस्लामाबाद में गुजारते हो और ज्यादा गुजारना चाहिए नवाबशाह में, लेकिन जब वोट का बारी आता है तो वापस घर जाके वोट दे सकते हो। तो उसी अंदाज में कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मुहाजिरीन का वोट भी हो सकता है, जाए मुजफ्फराबाद में वोट डाले, आपको जमात इलेक्शन भी जीत सकता है तो जीते, उसी बुनियाद को आपको रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकता है। मगर इस तरीके से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान की रेपुटेशन की को नुकसान पहुंचाया जाए, मेरा समझ से बाहर है जनाब स्पीकर। ये बहुत अहम इशू है, इसका हल निकालना चाहिए, लेकिन किसी एक इंसान का जान इस झगड़ा में क्यों चले जाए। मैं एक बार फिर अपील नहीं, इंसिस्ट करता हूं उन तमाम एहतजाज करने वालों से कि आप कश्मीर कॉज को बचाएं, कश्मीर का रेपुटेशन को बचाएं। आपने सियासी अंदाज में जिद्दोजहद करना है तो सियासी कामयाबी में मिल सकता है। मुझे याद है कि चंद हफ्तों पहले मकबूजा कश्मीर से एक आवाज उठी और मुझे ये यकीन नहीं था कैसे आवाज उठा। महबूबा मुफ्ती ने तकरीर की और वो कह रही है कि मकबूजा कश्मीर में चैन नहीं है मगर आजाद कश्मीर में चैन है, मकबूजा कश्मीर में आजादी नहीं है मगर आजाद कश्मीर में आजादी है। और जनाब स्पीकर, मैं आजाद कश्मीर को आजाद देखना चाहता हूं, मैं आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर की तरह नहीं। तो एक ये एहतजाज करने वाले को उठना पड़ेगा। दूसरा, एहतजाज करने वालों को, सियासी जमातों को और सबको मिल बैठ के तमाम मसाइल का हल निकालना चाहिए। हमें शॉर्ट टर्म नहीं, एक ऐसा ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन एस्टैब्लिश करना चाहिए जहां ये तमाम इश्यूज का हम एक दफा एक वक्त में खत्म करें, एड्रेस करें, ताकि बार बार हर दूसरा हफ्ता बाद पूरा आजाद कश्मीर के अवाम को इस तरीके से यरगमाल नहीं बनाया जाए। और जनाब स्पीकर, एक बार फिर, this challenge requires us to break from the mold, to break from the status quo. हम वही सियासत 1947 से लेकर 2027 तक नहीं चला सकेंगे आजाद कश्मीर के वक्त। उधर इलेक्शंस होने वाले हैं और अब जो इस इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं उनको ये फैसला करना पड़ेगा, क्या हम रवायती सियासत करेंगे, क्या हम वहां जाके यही वादा करेंगे कि आपको राय शुमारी तक, आजादी तक, प्लेबसाइट तक ऐसे ही चलाएंगे? नहीं जनाब स्पीकर, एक नया नस्ल पैदा हो रहा है आजाद कश्मीर में। उस नया नस्ल ने अपने हुकूक का जद्दोजहद लड़ना है। हमने ये तरबियत दिया है, नस्ल दर नस्ल तरबियत दिया है इनको कि अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करे। अभी आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते हैं। आजाद कश्मीर के अवाम अपने हुकूक के जद्दोजहद करना जानते हैं। हम चाहते हैं कि हम एज अ मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, that understands that Modi wants to take advantage of this situation, कि हम आजाद कश्मीर को एक नया मंशूर दें, आजाद कश्मीर को एक नया प्रोग्राम दें। हम सिर्फ ये एहतजाज करने वालों के बजाय नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में हिस्सा लेगा। जैसे मैंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से वादा किया कि मैं उनको हक हाकमियत दिलवाऊंगा, हक मलकियत दिलवाऊंगा, हक रोजगार दिलवाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा आजाद कश्मीर के अवाम के लिए वही होगा। हाँ, we have to think outside the box। हमने जम्मू एंड कश्मीर का जो
आजादी के तहरीक है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, जो हमारा गोल्स है, जो हमारा एम है कि रायशुमारी होना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन उसी दायरे में रह के जनाब स्पीकर, जैसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि अबूरी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना नुमाइंदगी का हक दिया जाए, तो वैसे ही अबूरी तौर पे जब तक हम रायशुमारी का जो अमल है उससे ना गुजरे, हमें सोचना पड़ेगा कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के अवाम को मजीद हकूक कैसे दिया जा सकता है। और मेरा तजवीज़ ये है जनाब स्पीकर कि यहां भी हमें ये सोचना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के अवाम अगर अपना इश्यू उठाना पड़े, अगर बजट में कुछ शामिल करना पड़े, अगर मीरपुर को एयरपोर्ट चाहिए, तो ये क्यों ज़रूरत है कि लड़कानों को MNA वफाक से बात करे कि मीरपुर में एयरपोर्ट हो? ये क्यों ज़रूरत है? अगर इन्होंने बिजली पे बात करना है या सब्सिडी पे बात करना है, हमें इतना कोशिश करना चाहिए कि ऐसे रास्ता निकले। आप अभूरी मगर इनको इधर आने की इजाजत हमें देना पड़ेगा। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि मुजफ्फराबाद का MNA मेरे साथ चले, MNA का नाम ना दे, उनको सफीर का नाम दे दे, अभूरी सफीर का नाम दे दे, मगर वोट का हक दे दे, बोलने का हक दे दे, आईन बनाने का हक दे दे, कानून बनाने का हक दे दे, अपना मुस्तकबिल तय करने का हक दे दे। इनको दिखाए कि ये तमाम मसाइल का हल पाकिस्तान के दायरे में रह के, आजाद कश्मीर के रियासत में और पाकिस्तान के रियासत के पास इन तमाम मसाइल का हल है। कब तक? अमीर मुकाम साहब मेरा पसंदीदा मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है, मगर कब तक आजाद कश्मीर का वजारत? कब तक हम उसी तनख्वाह पे आजाद कश्मीर को चलाएंगे जब से हम 1947 से ये जदोजहद शुरू किया है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब स्पीकर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद आजाद कश्मीर पे रखा गया। रॉ का एजेंट मैं नहीं हूं, पाकिस्तान का नुमाइंदा हूं, पाकिस्तान के मुफाद में बात कर रहा हूं। आवाज दो, हकूक दो, हकमियत दो। आप उसमें जैसे भी फ्रेज करना चाहेगा, जैसे ही पैकेज करना चाहेगा, लेकिन इनको ये रास्ता दिखाना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि कैसे वो रास्ता हम तय करेंगे, कैसे वो कंसेंसस बनाएंगे जिससे आजाद कश्मीर का आवाम को ये सुकून हो कि इनके फैसले ये खुद कर रहे हैं, कि इनके फैसले ना कोई और सूबा, ना किसी वफाकी वज़ीर कर सकता, वो खुद करेंगे। और जब वो अपने फैसले जनाब स्पीकर खुद करेंगे तो फिर ये वाज़े होगा कि पाकिस्तान ही वो रास्ता है जिससे वो कश्मीरी अपने तमाम ख्वाब पूरा कर सकते हैं। हम मोदी के साजिशें को देख रहे हैं, बलोचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक, पख्तूनख्वा से लेके हमारे पहाड़ों तक हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं। मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाअल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलके मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलवाएंगे। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा, मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस को बचाने के लिए, पाकिस्तान को पानी को बचाने के लिए पाकिस्तान का बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। दिस इज आवर सर्वाइवल।
और साथ साथ जनाब स्पीकर, इसके साथ हमारा स्ट्रैटेजी पे हमें अब काम करना पड़ेगा। हमें इस साजिश को नाकाम करने के लिए जो आलमी सतह पर दार साहब और उनकी टीम कर रहे हैं मेहनत, वो हम सब सराहते हैं। जो हमने अपना तैयारी करना है, एक तो अगर जंग की जरूरत हो तो मुआशी तौर पे तमाम सूबे ने ये अब तय किया है कि इन हालात में हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मिलकर मुकाबला। लेकिन अंदरूनी सतह पे अब ये पानी की कमी और ये पानी पे दहशतगर्दी और ये पानी पे धमकियां के लिए पाकिस्तान का क्या सॉल्यूशंस है, क्या रिस्पांस हो सकते हैं? सबसे पहले जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में जो मौजूदा पानी के ऊपर इरिगेशन के मंसूबे हैं, पाकिस्तान हैज द बिगेस्ट इरिगेशन नेटवर्क। पाकिस्तान के जो तमाम जो डैम्स के मंसूबे हैं, जो डासू डैम है, जो गिलगित में ये जामिर बादशाह डैम है, हमें इंश्योर करना चाहिए कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाए, इसके बजाय कि सालों साल इंतजार करना पड़े, मंसूबा भी ना चले और उसका नुकसान हो। लेकिन आउटसाइड ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, Pakistan needs solutions. Outside of the Indus Water Treaty, Pakistan needs such a solution जो हमारा पानी की जो जरूरियात है उस पे हमें मदद कर सके, और जो ये पानी की किल्लत पैदा करके पाकिस्तान में जो बेचैनी पैदा होता है, खास तौर पे लोअर रिपेरियन का, हम इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? इस वक्त भी जनाब स्पीकर 1 महीना से ज्यादा बलूचिस्तान और सिंध इरसा से शिकायत करते आ रहे हैं कि हमारा पानी की किल्लत है, और साथ साथ जनाब स्पीकर जो नुकसान हुआ है अब हमारा ज़राअत को वो हो गया है, और वो ज़राअत पे जो नुकसान है वो बलूचिस्तान का या सिंध का नुकसान नहीं, वो पाकिस्तान का नुकसान है। हमें अपने इंटरनल सिस्टम्स को इतना तगड़ा करना चाहिए कि जब हम बैरून मुल्क जाके अपर रिपेरियन की शिकायत करें तो अंदरूने मुल्क हमारा इंतजाम, हमारा सिलसिला इतना मजबूत हो कि इस किस्म की शिकायतें हमारे मुल्क के अंदर से ना आए। इस हमारा पानी की क्वांटम में इजाफा करने के लिए आउटसाइड ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी का कोई हल निकालना पड़ेगा, बिकॉज इनसाइड द वाटर ट्रीटी जनाब स्पीकर एक मसला है। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को मानते हैं, ये कहते हैं हम नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि हम डैम्स बना रहे हैं। तो पाकिस्तान को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जहां आलमी सतह पर यह इंप्रेशन जाए कि पाकिस्तान हार मान चुका, हम इंडस वाटर ट्रीटी पे गिव अप कर चुके हैं और हम ये भारत के डैम्स को कबूल कर रहे हैं। और खतरा है कि अगर खुदा ना खास्ता हम कोई लूज बॉल खेले, हम ऐसा कोई कदम उठाए जो ये आलमी सतह पे पैगाम जाए कि पाकिस्तान मान चुका, डैम्स उधर बन रहे हैं और अब हमें यही एक ट्रैजेक्टरी पे जाना है, तो ये नुकसान होगा। इसके आउटसाइड जनाब स्पीकर एक हल मौजूद है। आजकल सदर जरदारी का पाइपलाइन पे बहुत बात हो रहा है कि सदर जरदारी ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन किया और उम्मीद है इस सिलसिले में वो पाइपलाइन अगर चले तो पाकिस्तान को फायदा होगा। एक और जरदारी पाइपलाइन है जनाब स्पीकर, और वो सदर जरदारी साहब का मंसूबा कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से पाकिस्तान को पानी दिया जाए, और ये इजाफा पानी होगा, इंडस वाटर ट्रीटी से ज्यादा पानी होगा जो हम पाकिस्तान के सिस्टम में लेकर आ सकते हैं। वो उन इलाकों में ये परेशानी है, ये बेचैनी है कि उनका ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना तेजी से पिघल रहे हैं कि उनके पूरे आबादी को नुकसान है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, और वो चाहते हैं कि उनका जो जरूरियात से ज्यादा पानी उनके पास है वो किसी न किसी तरीके से मुल्क के बाहर बेचे। एक ब्रदरी मुस्लिम कंट्री है, ये अरब ममालिक है, जिन्होंने खुद $3 मिलियन खर्च किए हैं फीजिबिलिटी रिपोर्ट पे। ये सेंट्रल एशियन ममालिक से पानी को पाइप करना और ये गल्फ की कंट्रीज तक पहुंचाना। तो ये मंसूबा पे प्लानिंग हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ है, फीजिबिलिटी किया गया है और तय हुआ है कि ये फीजिबल है। तो हम
ये प्रपोज करना चाहेंगे कि जहां भारत का इन साजिश का मुकाबला करना कि ये भी ज़रूरी है कि जो मौजूदा डैम इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बेहतर करे, साथ साथ हमें आउटसाइड ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी जरदारी साहब का, सदर जरदारी का ये जो पानी का पाइपलाइन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आके पाकिस्तान की वाटर सिस्टम में आए, पाकिस्तान को इजाफी पानी को इंडस वाटर ट्रीटी का कमी का मुकाबला भी करे और पाकिस्तान के अंदर जो पानी का किल्लत है उसको दूर किया जाए। अगर हम स्टेप बाय स्टेप ये करते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूदा, नया पानी का बंदोबस्त, फिर इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान में अगर एक एक्स्ट्रा पानी है, पानी की किल्लत नहीं है, फिर हम ऐसे कंसेंसस बना सकेंगे कि ऐसे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे का बंदोबस्त कर सकेंगे कि इस इजाफा पानी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचा सकेंगे। कहने का मकसद ये है जनाब स्पीकर कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा हुआ है और हम अगर मिलके इत्तफाक राय से, कंसेंसस से इन तमाम इश्यूज का कोई हल निकालने की कोशिश करे और वो कंसेंसस का हल हो, तो मेरा ईमान ये कहता है कि जीत पाकिस्तान की होगी और शिकस्त पाकिस्तान का वो हर मुखालिफ का होगा। जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया।